मनीष शर्मा जी का, पिलानी से जुड़े हुए परिवहन राज्य मंत्री महोदय ब्रजेंद्र ओला जी का, कुमार प्रशांत जी अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान का, जीएस बापना जी जो कि वीसी के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर जो गांधी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी हुई है उसके सदस्यगण का सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सर मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगी कि शहीद दिवस के अवसर पर कला संस्कृति विभाग एवं राजस्थान संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में विश्व के गांधी पर विशिष्ट आख्यान आयोजित किया जा रहा है। और इसकी सर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय सुब्बाराव जी का आज हम उनका एक लाइव रिकॉर्डेड जो अंतिम भाषण था, उनका आख्यान था, उसको सर आज हम उसको प्ले भी करेंगे। और ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है सर कि जब उन्होंने अपने अंतिम दिन जयपुर में निकाले थे तो बापना साहब की अनुमति से उनके रिकॉर्ड किया गया था और उन्होंने अपने उन विचार में जिंदगी भर जिन आदर्शों को जिया है, जिनको उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उसका एक तरह से कह दें कि निचोड़ अपने उस आख्यान में है। आज सर हम उनको एक तरह से वर्चुअली सुनेंगे भी स्वर्गीय सुब्बाराव जी को। इसके साथ साथ आज ही के अवसर पर जो बापू का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए, उसका संस्कृत और हिंदी संस्करण का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ सर झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। मूर्ति के लिए सहयोग सर आदरणीय धर्मवीर जी कटेवा ने दिया है, वहाँ की स्थानीय नगर पालिका ने भी उसमें सहयोग किया है। उसका भी एक छोटा सा कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। साथ ही जो हमारी संस्कृत अकेडमी है उनका जो एक विशिष्ट पत्रिका है भारतीय ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, उसका लोकार्पण भी आज के आपके कर कमलों से द्वारा किया जाएगा। सर माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देश में आपके मार्गदर्शन में कला संस्कृति विभाग, शांति अहिंसा निदेशालय और हमारी जो विभिन्न अकेडमीज हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित कर रहे हैं। और हम लोग सर आने वाले फरवरी और मार्च में भी हम काफ़ी इस तरह के आयोजन करेंगे जिससे अधिक लोगों को हम बापू के जीवन से उनके प्रेरणा से हम लोग जोड़ सकें। उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में सभी महानुभावों का पुनः कला संस्कृति विभाग की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। 80 से अधिक देशों में लगी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में भी मूर्तिमान होकर जीवन मूल्यों का महत्व समझा रहे हैं। ये प्रतिमाएं मात्र नहीं है बल्कि शांति, सद्भाव और अहिंसा का मापदंड है। इसी आलोक में राज्य के झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। जिनके वित्तीय सहयोग से इस कांस्य निर्मित मूर्ति का निर्माण करवाया गया है, ऐसे श्री धर्मवीर कटेवा जी और श्री मुरारी सैनी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं गांधी जी के परम अनुयायी श्री धर्मवीर कटेवा जी को अपने संक्षिप्त उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री धर्मवीर कटेवा जी। परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, समारोह के अध्यक्ष कर रहे डॉक्टर बीडी कल्ला जी, श्री विजेंद्र जी ओला जी और सभी यहाँ विराजे हुए
ना आज बहुत ही हर्ष का विषय है। इस सभागार में जितने अतिथि विराजे हुए हैं, CMR से जो सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं बहुत आभारी और धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसने शेखावाटी के हाट झुंझुनू को चुना गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब, झुंझुनू की एक मिसाल है अपने आप में, सद्भावना की है, और ये सद्भावना आदिकाल से है, आज़ादी से पहले भी है, आज तक भी है। गांधी जी के जितने भी कार्यक्रम सद्भावना और प्रेम हैं, वो झुंझुनू जिले में समाहित हैं। आज़ादी से पहले महात्मा जी के आशीर्वाद से छह कॉलेज यहाँ खुल चुके थे। गांधी जी की प्रेरणा से सीकर में उनके 5वें पुत्र थे। आपको ध्यान है 2005 में आपने दांडी यात्रा का शुभारंभ किया था। उसमें हमारे राज्य से श्री मनीष कुमार जी और सैनी जी जोधपुर से गए थे। और उसके बाद आपको ध्यान आ रहा है कि आपने 2006 में नारायण भाई देसाई जी से जयपुर में रामलीला मैदान में गांधी कथा का आयोजन किया था। आपकी हर कदम, आपका हर श्वास गांधी जी के कार्यक्रम के लिए समर्पित है, और उसी समर्पित भावना से आज गांधी जीवन दर्शन सभी जिलों में है। 2006 में गांधी कथा के बाद 2005 की दांडी यात्रा के उपरांत सभी जिलों में आपने गांधी जीवन दर्शन समिति का गठन किया। मेरे को याद आता है कि आपने सीकर की जिम्मेवारी आपने मेरे को प्रदान की थी। मैं बहुत चक्का रह गया, सीकर में परिचय नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं निवेदन करता हूं आपको कि किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा निजी अनुभव आपको बताता हूं। ठीक 15 साल पहले एक व्यक्ति या नौजवान जयपुर से सीकर रवाना होता है। रानौली के पास रात्रि को फोन आता है कि साहब बात करेंगे। साहब कौन हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, राजस्थान के साहब आप हैं, बात करेंगे। गाड़ी को रोका, बात की। आपने कहा कि इतनी ठंड में मैंने आपको वहाँ भेज रहा हूँ। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, मेरा आनंद है। आपने कहा ये आनंद आपका है, इसीलिए हमने आपको चुना है। हमने वहाँ देखा गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल जी का तो फोटो आदमकद है, लेकिन जमनालाल जी के पिताजी यानी बापू का फोटो सीकर में नहीं है। उसी वक्त ये ध्यान आया कि ये तो पुत्र का आदमकद चित्र है, मूर्ति है, बापू का आदमकद मूर्ति क्यों नहीं है। उसके बाद शिव भगवान नागा जी गांधी जीवन दर्शन समिति के आए, प्रेम जी सोनी जी आए। उन्होंने सीकर में परिसर में, जिलाधीश परिसर में मूर्ति का अनावरण पिछले दिनों आपने किया था। जयपुर झुंझुनू की सीकर के बाद आपने झुंझुनू भेजा मेरे को। मुरारी जी के सहयोग से झुंझुनू में सब काम हुए। झुंझुनू जिला मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन मैं जो कि जयपुर ज़्यादा रहा, झुंझुनू में आया। लेकिन हे मामना, ये देखा है जीवन में कि अगर आपको कोई पाने की इच्छा नहीं है तो आपके साथ सब लोग जुड़ जाते हैं, सब लोग मानते हैं। सीकर जैसा हार्डकोर जिला, झुंझुनू जैसा हार्डकोर जिला, जिनको कहते हैं जो नींद में है वो तो जग जाता है, लेकिन जो जगे हुए को कैसे जगाओ। इन दोनों जिलों में यही स्थिति होती है कि इनको कैसे जगाया जाए। लेकिन आपकी कृपा, गांधी जी के विचारों ने मेरे को दोनों जिलों में इतना असीम प्रेम दिया कि सभी प्रोग्राम हुए।
आज भी इस दिवस पे शांति मार्च निकला है। माननीय कलेक्टर साहब विराजे हैं। शांति मार्च 2 किलोमीटर चला। 75 लोगों को आना था, लेकिन उससे ज्यादा लोग आए, दुगने लोग आए, और कलेक्टर साहब और पूरा जिला प्रशासन उसमें साथ पैदल चला। मनोबल बढ़ता है जब अधिकारी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पैदल चलते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं सबका आभारी हूँ, एडीएम साहब का, पूरे जिले प्रशासन का, कि जिन्होंने त्वरित गति से सारा किया और आप लोगों ने उसको इतना पलकों पे उठाया। हम आभारी हैं आपके, और कोरोना काल में जो आपने संभाला हम सबको, उसके लिए बहुत बहुत आभार। समय हो गया है, बातें बहुत होती हैं, लेकिन एक बार अंतिम जिला मंत्री सभी आपके सभाग में बैठे, सभी का नाम लूंगा तो टाइम मेरा हो गया है, तो मैं नगमा जी का और सभी का। झुंझुनू अपने आप में चमन है सर। चंचलनाथ जी यहाँ हुए हैं, चंचलनाथ टीला है, मायोनेटी का शाह साहब की मस्जिद है। कहते हैं दोनों रास्ते में मिलते थे, अपने स्थान पे मिलते थे। मस्जिद का चांद यहाँ के शिव मंदिर से देखा जाता है। चांद को झुंझुनू के शिव मंदिर से ईद को देखा जाता है। उसी परंपरा में आपने जो आज मूर्ति का अनावरण किया, उसके लिए सद्भावना का एक बहुत बड़ा पौधा वृक्ष आपने लगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, जय जगत। कुमार प्रशांत जी भी जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हैं, मनीष जी, और हमने 3 साल पहले यहाँ कोशिश की मूर्ति लगे, लेकिन कोरोना काल में अब हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में सभी एसीएफ फॉरेस्ट वालों ने सब काम किया है। एक बीड़ का नाम आपको एक बार फिर रखना है, महात्मा गांधी बीड़। वो प्रस्ताव आपके पास जा चुका है जिले से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत। धन्यवाद श्री कटेवा साहब। और संबोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा सभापति नगर परिषद झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। सर्वप्रथम यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, सम्माननीय परम आदरणीय परिवहन मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब, कलेक्टर कुड़ी साहब, श्री धर्मवीर जी कटेवा जी, समस्त सभी उपस्थित मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आपका पूरे झुंझुनू शहर की तरफ से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं, जो परिवहन मंत्री के रूप में आपने श्री बृजेंद्र सिंह जी ओला साहब को चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने आमजन को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि सादगी और विचारों से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीता जा सकता है, और इन्हीं विचारों से ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कर भारत देश को आज़ादी दिलवाई। आज हम सब उन्हीं महान आत्मा के विचारों को आमजन के जीवन में चिरस्थायी बनाने के लिए, और उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहे, उनकी जो याद है वो हम सब के बीच हमेशा बनी रहे, इस उद्देश्य से जिला कलेक्टर परिसर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। नगर परिषद द्वारा 4 लाख रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म तैयार करवाया गया है। मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री नरेश नाथुराम जी वर्मा द्वारा किया गया है। मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगी कि नगर परिषद झुंझुनू गांधी जी के विचारों को चिरस्थायी बनाने के लिए जो 3 इंदिरा रसोइयाँ चलाई जा रही है, बीडीके हॉस्पिटल, निजी बस स्टैंड में स्थित आश्रय स्थल और नगर परिषद में उपस्थित आश्रय स्थल में इंदिरा रसोइयाँ संचालित की गई है। उनमें महात्मा गांधी जी को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए पुस्तकालय और वाचनालय संचालित किए गए हैं।
नगर परिषद द्वारा बगड़ रोड पर एसटीपी के पास गांधी वाटिका का निर्माण किया गया है। वहां गांधी वाटिका विकसित की गई है। इसी कड़ी में शहर में स्थित गांधी पार्क को आधुनिक रूप में विकसित किया जा रहा है। शहीदों को पूरा सम्मान करते हुए झुंझुनू शहर में शहीद स्मारक को जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। नगर परिषद अपने लोकप्रिय जननेता महोदय श्री बृजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में शहर के विकास के लिए हमेशा कृत है। हमारे द्वारा शहर के विकास में आमजन की सुविधाओं के लिए सड़कों का निर्माण एवं साथ साथ अनेक सुविधाओं के कार्य भी किए जा रहे हैं। इतने कम वक्त में मैं सभी को संक्षेप में नहीं बता पाऊंगी, परंतु मैं माननीय महोदय के नेतृत्व में एवं मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे शहर के विकास के लिए पूर्ण प्रयास करती रहूंगी और हमेशा पूर्ण प्रयासरत रहूंगी। मुझे इस अवसर पर बोलने का, आप सबके सामने मेरे विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर मिला। इससे बड़ी मेरे लिए कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। और संबोधन की इस कड़ी में अब श्री माननीय राज्य मंत्री परिवहन विभाग श्री ओला साहब सादर आमंत्रित हैं। झुंझुनू में इस मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय जायदा जी, आदरणीय कुमार प्रशांत जी, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली, आदरणीय बापना जी, इस मूर्ति में सहयोग भी रहे हमारी नगर परिषद की सभापति नगमा बानू जी, हमारे धर्मवीर जी कटेवा साहब जो सुब्बाराव जी के भी अनुयायी हैं, उनके साथ भी काम किया और आज इस मूर्ति की स्थापना में, मूर्ति के निर्माण में उन्होंने जो सहयोग किया, मूर्ति के कलाकार नरेश माथुराम जी जो पिलानी के ही रहने वाले हैं, सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मंच को संचालित कर रही है हमारी गायत्री राठौड़ जी, इस विषय से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, जननेता, अन्य सभी महानुभाव। ये बहुत खुशी का अवसर है कि झुंझुनू में कलेक्ट्रेट में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का आज अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। झुंझुनू में वैसे तो गांधी चौक में महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, पर जिला कलेक्टर परिसर में अपना एक अलग महत्व रखते हैं। जैसे सचिवालय में आपने उनकी मूर्ति स्थापित करी, संसद भवन में उनकी मूर्ति है, तो ये एक गांधी जी की याद में एक चिरस्थायी कदम ये होगा। विश्व के गांधी, वास्तव में ये बहुत सटीक बात महात्मा गांधी जी के लिए आपने ये संगोष्ठी रखी है। इस नाम पर महात्मा गांधी जी ने हमेशा अपने जीवन में अहिंसा, सत्य एवं करुणा को अपनाया। देश की आज़ादी में जब उन्होंने अहिंसा तक आंदोलन शुरू किया तो दुनिया के बहुत से लोग ये मानते थे कि एक लकड़ी और ये लंगोटे वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं उस शक्ति से देश को आज़ाद कराऊंगा जिसके राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे कि कभी अहिंसक आंदोलन से भी आज़ादी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उससे पहले जिन भी देशों ने आज़ादी प्राप्त की या सत्ता का हस्तांतरण हुआ, चाहे आप फ्रांस की क्रांति को ले लें या रूस में जार को उखाड़ फेंकने का ले लें, सब जगह हिंसा से सत्ता का परिवर्तन हुआ। पर गांधी जी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति बल से ये करके दिखाया कि अहिंसा से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। और न केवल उन्होंने देश को आज़ाद कराया, पर दुनिया को एक नई परिभाषा भी दी। चाहे अमेरिका हो जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश भी
अश्वेत लोगों को जो अधिकार नहीं थे, गांधी जी से प्रेरित हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसक तरीके से अपने अमेरिका के अश्वेत लोगों को अधिकार दिलवाए। नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका में गांधी जी से प्रेरित हो गए गांधी जी के आंदोलन से आज़ादी प्राप्त की। गांधी जी ज्यों ज्यों समय निकल रहा है ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं और आज दुनिया की जो माने हुए यूनिवर्सिटीज हैं उनमें गांधी जी के नाम पर गांधी चेयर है, गांधी स्टडी सेंटर है। दुनिया की बहुत सारी बहुत मुख्य जगह जैसे न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर पर गांधी जी की प्रतिमा है, इंग्लैंड में गांधी जी की प्रतिमा है, करीब 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा है। तो गांधी जी ने न केवल अपने विचारों को सिद्ध किया बल्कि देश को एक नई दिशा दी, विदेश को में भी अपनी बात की छाप छोड़ी। गांधी जी हमेशा ये मानते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। इसी कड़ी में जब चोरा चोरी की घटना हुई उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था, पर उन्होंने जब वहाँ हिंसा हो गई तो उस आंदोलन को एकदम वापस ले लिया। देश में भी उसकी बहुत आलोचना हुई, पर गांधी जी ने कहा कि मैं कभी भी अपने विचारों अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। और गांधी जी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने सिद्धांतों से पर अडिग रहे और चाहे उसी के लिए उनको अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। गांधी जी आज न केवल हमारे हिंदुस्तान के जननायक हैं बल्कि वो विश्व के गांधी हैं। और आज के इस गोष्ठी में आपने निश्चित रूप से एक अच्छा ये टॉपिक चुना है, गांधी विश्व के गांधी। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। झुंझुनू के लोगों की तरफ से मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक अच्छे कार्य की आपके हाथों से आज एक शुरुआत हुई है। मैं मेरी तरफ से पुनः गांधी जी की शहादत दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री महोदय। लोकार्पण की श्रृंखला में अब मैं गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के संस्कृत और हिंदी के संस्करण, जो कि शाब्दिक गुणवत्ता और अर्थवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम बार नवाचार के रूप में राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा तैयार किया गया है, के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है। ये लोकार्पण वाला कार्यक्रम बाद में होगा। पंकज ओझा जी, आप रिक्वेस्ट करिए कुमार प्रशांत जी से उद्बोधन के लिए। नारायण भाई देसाई के संदर्भ के माध्यम से गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। पूज्य बापू आपकी और हमारी तरह साधारण मनुष्य थे, लेकिन वे अपने पुरुषार्थ से विश्व के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कभी महात्मा होने का दावा नहीं किया, बल्कि शब्द के संबोधन से भी वो हमेशा संकोच करते रहे। लेकिन उनके साधारण से असाधारण होने की यात्रा में सत्य की शक्ति थी, करुणा का बल था, काल का सहयोग था और संयोग की अनुकूलता थी। इसी क्रम को विस्तार प्रदान करने के लिए श्री कुमार प्रशांत जी, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली, अपने उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कला संस्कृति मंत्री माननीय कल्ला साहब, जाहिदा खान जी, नगमा जी, बाफना जी, मनीष जी, कटेवा जी और वो सारे लोग
जिन तक मेरी आवाज़ आज पहुंच रही है, एक अच्छे आयोजन में हम सब लोग शरीक हुए हैं। इसके लिए हम राजस्थान सरकार के आभारी हैं। 30 जनवरी आंसुओं में डूबी हुई, शोक से मूर्छित एक तिथि है। कोई कहता है कि 30 जनवरी को ईसा का दूसरा क्रूसिफिकेशन हुआ। कोई कहता है कि यह बुद्ध का दूसरा परिनिर्वाण था। 30 जनवरी 1948 की रात में जवाहरलाल जी ने रोते हुए देश को ये बताया कि रोशनी बुझ गई है और हम सभी अंधकार से घिर गए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को सुधारा और कहा कि नहीं, मैंने जो कहा शायद वो सही नहीं था, क्योंकि जो रोशनी थी वो साधारण रोशनी नहीं थी जो बुझ जाती। ये तो आने वाले लंबे समय तक, युगों तक मानवता को रोशनी दिखाएगी, एक ऐसी रोशनी थी। मैं कहता हूँ, अपने युवा साथियों से बार बार कहता हूँ, ये शोक की तिथि नहीं है, ये प्रायश्चित और संकल्प की तिथि है। प्रायश्चित इस बात का है कि एक व्यक्ति के रूप में भी और एक समाज के रूप में भी हम इतने समर्थ नहीं बन सके थे कि सांप्रदायिक शक्तियों को समझा सकें, रोक सकें और उनके इरादों को विफल कर सकें। तो अपनी इस विफलता का हम सबको प्रायश्चित का भाव हमारे मन में होना चाहिए और संकल्प ये करना है कि आगे आने वाले दिनों में इन ताकतों के सामने हम कभी कमजोर न पड़ें। तो 30 जनवरी मेरे लिए प्रायश्चित और संकल्प का दिवस है। गांधी का विश्व संदर्भ आज आप लोगों ने रखा है चर्चा के लिए। तो जैसे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया विनाश की दिशा में दौड़ रही है। बहुत ज़्यादा लंबी बात ना कहूँ तो इतना ही कहूँगा कि ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर में पर्यावरण कहिए या प्रकृति कहिए, वो लगातार हम पर हमला कर रही है। अस्वाभाविक, अकल्पनीय बर्फबारी हो रही है, बेहिसाब बारिश हो रही है, भूकंप चल रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है तरह तरह का, और इन सब के साथ दुनिया के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। प्रकृति, जिसको हम अपनी माँ कहते हैं, वो जब ऐसे संहार पर उतर आए तो समझना चाहिए कि कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। गांधी बहुत सरल भाषा में समझाते हैं कि पर्यावरण कोई मरी हुई चीज नहीं है, वो एक जीवंत अस्तित्व है। उसके साथ हम दुर्व्यवहार करेंगे तो परिणाम में दुर्व्यवहार मिलेगा। तो क्या करें? गांधी कहते हैं, एक ही स्वर्णिम नियम बताता हूं, प्रकृति से जितना लेते हो प्रकृति को उतना वापस करो। लेना देना बराबर होगा तो प्रकृति माँ बन जाएगी। लेना और देना बराबर नहीं होगा तो प्रकृति विनाश करेगी। लेकिन हमारी विकास की जो पूरी अवधारणा है, इस विकास नाम के शब्द से हम जिन चीजों को पहचानते हैं, दरअसल में वो अपने आप में ही विनाश का आयोजन है। प्रकृति के विनाश की कीमत पर किया हुआ विकास विकास नहीं है, विकास का एक धोखा है।
इसीलिए आंकड़े चाहे जितने भी विकास की कहानी बताते हों, देश की चमक दमक भले कहीं बढ़ी हुई दिखती हो, लेकिन देश की आत्मा जो है वो दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, कुंठित होती जा रही है, निराश होती जा रही है। विकास की कसौटी क्या है? कैसे नापेंगे आपकी ये विकास है या नहीं? तो गांधी 3 कसौटियां बताते हैं। उनके पास तो हर चीज इतनी सरल हो जाती है कि समझने में बहुत आसान पड़ जाती है। तो गांधी 3 कसौटियां बताते हैं। वो कहते हैं वही विकास है जो तात्कालिक नहीं है, टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। अभी दिख गया और कल हाथ से निकल गया, उसको विकास नहीं कहते। तो जो टिकाऊ हो, दूसरा कहते हैं जो सबके लिए हो, जिससे कुछ लोगों का फायदा हो, कुछ लोगों का नुकसान हो। या आज के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो कुछ लोगों का फायदा हो और बाकी सबका नुकसान, वो विकास नहीं है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जिस विकास को करने में कम से कम संसाधनों का खर्च हो, कम से कम रिसोर्सेज का खर्च हो, उसी को विकास कहते हैं। तो 3 कसौटी वो हमारे सामने रखते हैं। तात्कालिक न हो, टिकाऊ हो, सबके लिए हो, कुछ के लिए नहीं हो। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जो कम से कम संसाधनों के खर्च से साबित किया जा सके, बनाया जा सके, उसको विकास करें। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते में विनाश को रोकने की ताकत है। तो हम जब भी कुछ योजना बनाते हैं समाज के विकास के लिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, तो हमारे मन में ये बात कभी ओझल नहीं होनी चाहिए अपने मन से कि इन 3 कसौटियों पर जो बात खरी नहीं उतरती है, उस रास्ते पर अपने को जाना नहीं। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग पुराने ही जमाने में रहेंगे? मैं उनसे पूछता हूँ कि पता नहीं कितने शताब्दी जब से मनुष्य बना है तब से कि जो सांस है उस सांस के ही ऊपर जीवन टिका हुआ है। क्या सांस का कोई विकल्प ढूंढना चाहते हो? क्या कोई ऐसी मशीन लाना चाहते हो जिससे सांस तेजी से चलने लगे? ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजें प्रकृति में बनी हुई हैं जिसकी मर्यादा के भीतर ही अपने को जीना है, रहना है और सबके साथ रहना। तो जहां वो मर्यादा टूटती हो, वहां से अपने पांव पीछे खींच लेने चाहिए। तो विकास जो है वो किसी पागल का कर्तव्य नहीं है, एक होश में अपनी कसौटियों को समझकर चलने वाली प्रक्रिया है जिसको विकास कहते हैं। इसलिए इसको रोकने की जो भी आवाज उठती है उसको हम लोग बहुत आसानी से विकास विरोधी कह देते हैं। सड़कें बहुत बननी चाहिए, सड़कों की बहुत जरूरत है, सही बात है। लेकिन गांधी ने एक पत्रकार को कहा कि सड़कों से क्या क्या गांव में जाता है और सड़कों से क्या क्या गांव से बाहर निकलता है, इसका विश्लेषण करके मुझको बताना कि सड़कें विकास का प्रतीक है या नहीं। बड़ी छोटी सी कसौटी है। हम जो कुछ भी करते हैं हमेशा छोटी दृष्टि, छोटी नजर से करते हैं, छोटे पैमाने पर करते हैं। और जब छोटे पैमाने पर आप करते हैं तो गांधी हाथ से छूट जाते हैं। क्योंकि अगर वो रोशनी ऐसी थी, जवाहरलाल जी के शब्दों में कहूँ तो, जो युगों युगों तक हमें रोशनी दिखाने वाली है, राह दिखाने वाली है, तो इसका मतलब है कि उसके बताए हुए रास्ते अगर हमको कभी कठिन लगे, प्रैक्टिकल नहीं लगे, तो रास्तों के बारे में नहीं सोचना है, अपने किए जा रहे उपायों के बारे में। यही दुनिया है, इसी चुनौती से सारी दुनिया जूझ रही है। दुनिया के अधिकांश युद्ध रिसोर्सेज पर कब्जा करने के युद्ध है, क्योंकि तेजी से जीने के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। तो जब संसाधनों पर कब्जा करने का युद्ध होगा, करने की जरूरत है जो कम से कम संसाधनों के इस्तेमाल से
चलती हो, बनती हो, सजती हो और सब तक पहुंचती है। यही गांधी का वैश्विक संदर्भ है। आज 30 जनवरी के दिन जो उनका बलिदान दिवस है, अगर हम लोग गांधी का एक वैश्विक संदर्भ समझना चाहें तो ये 3 छोटी बातें हम सब अपने ध्यान में रखें। आपने कहा कि सुब्बाराव जी का कोई अंतिम वक्तव्य या अंतिम उनकी बातचीत है जो आप सुनाने वाले हैं। मुझको ध्यान में आ रहा है कि सुब्बाराव जी की जयंती भी आ रही है। राजस्थान का सुब्बाराव जी के साथ जो विशेष रिश्ता है, जिसका बहुत सुंदर प्रगटीकरण मुख्यमंत्री जी ने एक बार सभा में किया था कि एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की घोषणा की थी उन्होंने। मैं मानता हूं कि ये जो जयंती आ रही है, स्थान में खड़ी हो सके। आप सबका बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतनी देर मुझको सुना। आप सबको आभार कहते हुए जय जगत कहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री कुमार प्रशांत जी। और लोकार्पण की इस जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो संस्कृत और हिंदी का नवाचार है, संस्कृत पहली बार राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है। वैष्णवजनस्तु सउच्यते यः पीडां परस्य जानाति। वैष्णवजनस्तु सउच्यते यः पीडां परस्य जानाति। परदुःखेषुपकृत्यापि यस्य परदुःखेषुपकृत्यापि यस्य मनोभिमानो नायाति। वैष्णवजनस्तु सउच्यते यः पीडां परस्य जानाति। वैष्णवजनस्तु सउच्यते यः। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा समझता, दूसरे के दुख पर जब वह उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान न आने दे। सकल संस्कृत अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका स्वर मंगला के विशेषांक के लोकार्पण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृत विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव महोदया और प्रशासक राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर से सादर निवेदन है। इस पत्रिका का संपादन प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा किया गया है।
धन्यवाद आदरणीय महोदय। स्वर्गीय भाई जी सुब्बाराव जी गांधी दर्शन के महान विचारक, प्रसारक और अध्येता का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर आधारित स्वर्गीय भाई जी द्वारा प्रदत्त अंतिम आधिकारिक विशिष्ट व्याख्यान डॉक्टर एस एन सुब्बाराव का इसके प्रसारण हेतु विनम्र आग्रह है। नमस्कार। फेनर ब्रॉकवे नाम के एक नेता थे इंग्लैंड के, खास करके मजदूरों में बहुत काम किया और वो पार्लियामेंट मेंबर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गांधी टोपी पहन के जाते थे। 1930-32 के बाद का अभी वो टोपी है भवंस विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन लंदन में। तो फेनर ब्रॉकवे गांधी जी से प्रभावित थे। एक बार भारत आए और गांधी जी से मिलने के लिए सेवाग्राम गए वर्धा में। तो ये जब गए तो गांधी जी सूत काट रहे थे। तो ब्रॉकवे सामने बैठे, थोड़ी देर देखते रहे सूत काटना। उसके बाद उन्होंने सोचा गांधी जी के ऊपर थोड़ा मैं प्रभाव डालूं। तो उन्होंने कहा, बापू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने कहा है, लव दाई एनिमी एज दाई सेल्फ। तुम्हारे दुश्मन को अपने जैसा प्यार करो। कैसे लगता है आपको? कताई चल रहे सूद का। गांधी जी कुछ बोले नहीं, 1 मिनट 2 मिनट। तो 3-4 मिनट के बाद फिर उन्हें दोहराया, बापू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड, लव द एनिमी एज दाई सेल्फ। मैं आपका रिएक्शन सुनना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा, पहले बार आपका प्रश्न मैंने सुना था। फिर सोचने लगा, अपने दुश्मन को अपने जैसा प्यार करो। सोचा 3-4 मिनट में मैं सोचता ही रहा, दुश्मन को प्यार करो अपने जैसे। और 3-4 मिनट सोचने के बाद मैंने देखा कि मेरा दुनिया में दुश्मन कोई है ही नहीं। फेनर ब्रॉकवे ने सोचा, ये भी कैसे आदमी। तो उन्होंने कहा, बापू, यू हैव गॉन अहेड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं वो फेनर ब्रॉकवे का नाम भूल रहा था, इसलिए एक किताब ले आया। तो गांधी जी बोले, मुझे दुश्मन है ही नहीं कोई दुनिया में। अंग्रेज मेरा दुश्मन नहीं है। मैंने अंग्रेज़ों से नहीं लड़ा। मैं अंग्रेज़ों का शोषण और जो गलत धारणाएं थी उसके खिलाफ लड़ा। अंग्रेज लोग तो मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। और ये देखा भी, जब गए वो जब गए, इतना लोग, आम लोग इतना स्वागत किया गांधी जी को। तो ये एक विचार ये है गांधी विचारों में, हमारा दुश्मन कोई नहीं। ये सारी दुनिया के लोग ऐसे बन जाएं जिनके कोई दुश्मनी नहीं हो, तो कितना सुंदर दुनिया हो जाएगी। एक कल्पना, मेरा कोई दुश्मन नहीं। कोई 50-60 साल पुरानी बात है। अमेरिका के एक भारत के मित्र भारत में राजदूत बन के आए, अमेरिकन एम्बेसडर बन के आए। उनका नाम था चेस्टर बबल्स, और मैं उस वक्त होगा शायद 30 साल का होगा, उससे कम का होगा। मैंने उनसे इंटरव्यू मांगा, मिलना है करके।
आजकल तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, उस वक्त तो कुछ नहीं, मुझे मिलना है, आ जाए मिलिए। तो मिला चेस्टर बवल्स से और मैंने कहा मिस्टर बवल्स, मैं आया हूँ आपको बधाई देने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। किस बात का अभिनंदन है? मैंने कहा आपकी किताब में ये एक वाक्य मुझे बहुत पसंद आया और उसी वाक्य के लिए आपको अभिनंदन करना चाहता। तो उनको अच्छा लगा, ये लड़का मेरी किताब पढ़ा है। तो फिर पूछा ये कौन सा वाक्य है? तो एम्बेसडर चेस्टर बवल्स ने लिखा किताब में, द रूट ऑफ ए लीडर इन इंडिया डज नॉट लाई फ्रॉम द लॉग कैबिन टू द व्हाइट हाउस बट फ्रॉम द मैंशन टू द मड हट। मैंने उनको बताया ये वाक्य है, मैंशन टू द मड हट। मैंने भारत में नेतृत्व का रास्ता क्या है, वो झोपड़ी में पैदा होकर राष्ट्रपति बनने का नहीं, उल्टा महल में पैदा हुआ और झोपड़ी में रहने लगा, ये भारत का आदर्श है। वो बोले दुर्भाग्य से वो आदर्श बहुत कम हो गया। लेकिन जब मैंने कहा, चेस्टर बवल्स बोलते हैं, मैं जब एम्बेसडर होकर भारत आया, दिल्ली पहुंचा, एम्बेसडर का पहला काम होता है राष्ट्रपति को जाके अपना क्रेडेंशियल्स देना पड़ता है अपने सरकार का। उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति भवन गया, उससे पहले गया राजघाट, गांधी समाधि पर खड़ा हुआ। तब यह विचार मेरे दिमाग में आया, हमारे अमेरिका में कोई आता है, टूरिस्ट आता है, वो सबसे पहले अमेरिका का आदर्श कहाँ देखना चाहता है? अब्राहम लिंकन। एकदम अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया अमेरिका में, वाशिंगटन में, एकदम ऊंचे हाइट पर लिंकन को बैठाया है, भव्य दृश्य है। और बगल में दीवार में लिखा है ऑफ द पीपल बाय द पीपल। वो सब लिंकन ने जो जो कहा वो सब लिखा हुआ है। तो बोले क्या था लिंकन? माँ बाप बहुत गरीब थे और लिंकन हर काम में वो असफल रहे, लेकिन मेहनत किया और दृढ़ विचार से राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के। बल्कि माना जाता है कि सबसे अच्छे राष्ट्रपति कौन कौन थे, तो उसमें लिंकन का नाम आता है सबसे पहले। तो हमारे देश में कोई विजिटर आता है तो सबसे पहले लिंकन को देखने जाता है। और लिंकन झोपड़ी में पैदा हुआ, वहाँ तो हमारे जैसे झोपड़ी होता नहीं, लेकिन लकड़ी का घर होता गरीबों का, लॉग कैबिन इसीलिए उन्होंने कहा। लकड़ी का घर में पैदा हुआ और राष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति भवन पहुँच गया अमेरिका के। लेकिन आपके देश में उल्टा देखता हूँ। गांधी जी पैदा हुए, अभी उनका घर देखने बहुत लोग पहुँचते हैं। पोरबंदर में 28 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे थोड़ा, तो और वो उसमें रह सकते थे, उससे भी अच्छा भवन बना सकते थे। लेकिन अपनी मर्जी से झोपड़ी में गिराने लगे। जब उनकी झोपड़ी बनी, मीरा बहन को कहा गांधी जी ने, देखो 100 रुपये में मेरा मकान तैयार होना है, 100 रुपये में मकान। अब अभी भी दुनिया जाती है सेवाग्राह में उनका घर देखने के लिए। और आपके देश में मेरे जैसे विदेशी आते हैं तो सबसे पहले चाहते हैं गांधी जी की समाधि पर जाऊं और गांधी जी का जो झोपड़ी में रहे गांधी जी, उसको देखने के लिए जाएं। तो कैसा उल्टा देश है हमारा देश। आदर्श पैसे से नहीं, आडंबर से नहीं, लेकिन सादगी का आदर्श है आपका देश का। तो बहुत, तो उनको अच्छा लगा। मैं जाकर इसी बात के लिए उनसे मिला और उनको धन्यवाद बधाई दे के आया। तो गांधी जी का विचार धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण बनते गया विचार। और सबसे पहले परिवर्तन का आया। वैसे तो बहुत छोटे बच्चे थे, सब स्कूल में आ गया था उनका थोड़ा पहचान।
मास्टर बोलते हैं बगल वाले बच्चे का देख कर नकल करो, गांधी जी कहते हैं नहीं करूँगा। तो गलती लिखा, भले गलती है लेकिन मैं नकल नहीं करूँगा। तो एक आदर्श, वो पहले दूसरे क्लास में थे, उसी वक्त उनके विचार देखने को आया, सत्य पर अड़े रहो, सत्य से हटना नहीं। वो बचपन में आ गया था, लेकिन उसके बाद कुछ भी विशेषता नहीं थी उनमें। स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आए, और लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो जब अफ्रीका में उनका घटना हुई, रेलगाड़ी से उनको धक्का देके निकाला। तो उन्हें भारतीय लोगों को बुलाया वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के, और उनको कहा देखो मेरे ऊपर ऐसा अत्याचार हो गया। सब लोग हंसे क्या बात बोल रहे हो, तो पहले बार आए हो इसलिए पहले बार हुआ अनुभव। ऐसा अनुभव हम लोगों को रोज़ाना होता है। कोई अंग्रेज पुलिस आता है हमको लात भी मार देता है, कुछ नहीं कर सकते। नई बात क्या कर रहे हो, क्यों हमको बुलाया? तब गांधी जी बोले लेकिन मैं इसका मुकाबला करूँगा। और ज़ोर से हंस पड़े जो हिंदुस्तानी थे। मुकाबला करोगे आप? दुबला पतला वकील, 23 साल के वकील थे, और दुबला पतला वकील, और अंग्रेज को ताकत क्या जानते भी हो? उनके पास पुलिस है, सेना है, बंदूक है, जेल खाना है, और तुम विरोध करोगे? तब गांधी जी ने जो कहा वो हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। वो बोले मैं जानता हूँ अंग्रेजों की सेना है, पुलिस है, बंदूक है, जेल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो बंदूक से बड़ी शक्ति है, जो जेल खाने से बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के साथ मैं अंग्रेज़ों का मुकाबला करने वाला हूँ। तब लोग सोचने लगे हाँ हाँ कुछ विचार है ये। तो आज भी आप गांधी के आश्रम में जाइए, सेवाग्राम में सुबह 5 बजे अंधेरा में प्रार्थना शुरू हो जाती है। हिंदू प्रार्थना, इस्लाम प्रार्थना, सिख प्रार्थना, सब प्रार्थना। उसमें एक लाइन आता है आदि शंकराचार्य जी का। वो बोलते प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्व। सुबह उठते उठते मैं क्या करूँगा? मैं उस शक्ति को स्मरण करूँगा जो शक्ति सारी दुनिया का संचालन करता है। और उसी श्लोक में आखिरी लाइन है तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ये शक्ति कहाँ है? सारी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है। तो शंकराचार्य बोलते हैं वो शक्ति मेरे भीतर है, और इसीलिए मेरे में कोई कमी नहीं है। तो आज शंकराचार्य 1200 साल पहले रहे, और उनका एक मार्गदर्शन क्या है? पहचानो अपनी शक्ति को। मैं खाली 5-6 फीट का एक हार्ड मास की मूर्ति नहीं हूँ, न च भूत संग। खाली 5 आखिर तो वही होने वाला है। गांधी जी को जब मारा गया, उनका लाश ले गए, तो मैसूर वाले ने सोचा अच्छा महात्मा गांधी को जला रहे हैं, तो वहाँ से चंदन की लकड़ी भेजा। चाहे चंदन की लकड़ी भेजो, चाहे क्या बोलते हैं बबूल की लकड़ी भेजो, लेकिन आखिर में जाकर ये शरीर तो पंचभूतों में मिलने वाला है, राख होने वाला है। लेकिन जब ये जिंदा है उस वक्त वो है तद ब्रह्म निष्कलमहम। वो साक्षात ब्रह्म है जो सारे विश्व को संचालन करता है। तो पहचान रहे थे गांधी जी धीरे धीरे, कहा कि मैं वो शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति, उस शक्ति से मैं लड़ने वाला हूँ। उसके बाद बस एक आदमी ने कहा वो सभा से, ओ गांधी मैं आपका साथ देता हूँ। फिर दूसरे आए साथ, वो बड़ी सेना बन गई, और अफ्रीका में 20-21 वर्ष के बाद गांधी की बात सफल हो गई। तो ये जो शक्ति पहचानना है वो गांधी जी के एक विचार में आता है। तो वो उनका खास बोलना है, ये सभी लोगों में ये शक्ति, कोई ऐसा नहीं मैंने कोई असाधारण काम नहीं किया है जो कुछ कर सकता है। तो हम में है वो शक्ति,
प्रत्येक बच्चे में है वो शक्ति, पहचानने की बात है। तो पहचानने के लिए ध्यान और आदि आदि रास्ता बताया है। तो एक गांधी जी का मैंने वहाँ देखा कि गांधी विचार में अपना निजी शक्ति पहचानो, एक बात उसको देखता हूँ। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौट के आए और उस वक्त वो महात्मा नहीं थे, बैरिस्टर गांधी होके लौट के आए और पहला काम किया, भारत का दर्शन किया। दक्षिण उत्तर पूर्व चारों ओर घूम के थर्ड क्लास था उन दिनों, थर्ड क्लास रेलगाड़ी में देखा। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि दुनिया में किसी और देश में नहीं है ऐसी बातें मेरे भारत में है। और एक मुख्य बात क्या है कि सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में हैं। तो ये सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में हैं, तो ऐसे देश के लिए बहुत ज़रूरी है धर्म सहानुभूति के साथ रहना चाहिए, सद्भावना के साथ रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनके आश्रम में रोज़ाना सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना होती रही। और जब वहाँ जहाँ जहाँ जाते थे गांधी जी उन आखिरी दिनों में लाख लाख आदमी इकट्ठा हो जाता था। तो लाख लाख आदमी प्रार्थना करता था, सभी धर्मों की प्रार्थना। वो दुर्भाग्य से भारत में अभी कम हो गया, लेकिन ज़रूरत आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। बल्कि मुझे जब मौका मिल गया, स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो भाषण दिया था 1893 सितंबर 11 तारीख को, तो वहाँ मुझे मिल गया मौका 100 साल बाद। 1893 में विवेकानंद बोले थे और 1993 में मुझे बुलाया। और स्वामी विवेकानंद को तो लाउड स्पीकर नहीं मिला था क्योंकि आविष्कार ही नहीं हुआ था। 8000 लोगों में ऐसे बोलना पड़ा था। लेकिन मैं जब गया तो 18,000 डेलीगेट्स थे। लोग मुझे तो 50 कम से कम मेरे सामने माइक्रोफोन्स थे। तो मैंने कहा कि 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद आए इस शिकागो में, उनका भाषण था सभी धर्म बराबर है। तो आपने खूब ताली बजा बजा के उनको स्वागत किया था। और मैं उसी भारत से आया हुआ हूँ। तो 100 साल में भारत सोता नहीं रहा है, भारत ने आगे कदम बढ़ाया है। तो कहाँ से कहाँ भारत गया? मैंने कहा 1893 में स्वामी विवेकानंद बोले सर्वधर्म समभाव, सभी बराबर है, इधर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचे नहीं। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई 1842 में। फिर महात्मा गांधी आए। मैंने कहा अब महात्मा गांधी का संदेश मैं ले आया हूँ, सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म मम भाव, माने हिंदू धर्म मेरा है, इस्लाम मेरा है, ईसाई धर्म मेरा है, सिख धर्म मेरा है, सभी धर्म। कैसे? धर्म के बुनियाद में क्या बोलता है और मैंने धर्म से क्या लिया है? हिंदू धर्म बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ बोले। और कब बोला उसका कोई तारीख नहीं है। हिंदू धर्म का किसने बनाया उसको कोई तारीख भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं। ऋषि बोलते गए, धर्म हिंदू धर्म बनते गया। उसके बाद जैन धर्म आ गया भारत में। कितने हजार 24वें तीर्थंकर आ गए थे 2500 से 2600 साल पहले। तो पहले तीर्थंकर कितने पहले आए होंगे। और जैन धर्म बोलता क्या है? आसमान में नहीं बैठा है भगवान। तो फिर कहाँ बैठा है भगवान? मनुष्य ही अपने विचार सद्विचार से, अपने सदाचार से मनुष्य ही भगवान बनता है। वही बात बोले वो भगवान कहाँ है? मेरे में अंदर। फिर उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का अंत हुआ कुशीनगर में। अंत में उनके शिष्य आनंद वगैरह पूछते हैं भगवान आप चले जाएंगे तो हम किससे मार्गदर्शन लेंगे? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं आपदीपो भव, माने अपने आप को पहचानो, आप ही वो दिव्य ज्योति है। माने वही
वो दिव्य ज्योति अथवा वो भगवान मैं हूँ। बुद्ध धर्म के बाद दुनिया में आया ईसाई धर्म, और ईसा मसीह बोले द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, आपके भीतर स्वर्ग है, सभी देव देवताओं का वासस्थान आपके भीतर, माने मैं हूँ वो भगवान। उसके बाद आया ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म आया, और इस्लाम धर्म के प्रणेता प्रभु मोहम्मद पैगंबर। तो मोहम्मद पैगंबर का क्या मार्गदर्शन था? अपने आप को पहचानो तो अल्लाह को पहचान लिया, मतलब अल्लाह यहाँ है बोले। उसके बाद आया दुनिया में सिख धर्म आया, 10 गुरु, उन्होंने 10 गुरुओं को मान लिया। तो सिख धर्म क्या बोलता है? मन तो ज्योत पहचान, वो दिव्य ज्योति का है, आपके मन में है, मेरे मन में। तो मैंने हिंदू धर्म हजारों वर्ष पूर्व का हिंदू धर्म से लेकर 400 वर्ष पहले सिख धर्म दुनिया में आया, वहाँ तक क्या है संदेश? संदेश है मनुष्य ईश्वर है, बल्कि ईश्वर सब कुछ है। लेकिन मैं जाकर कोई गाय को कहूँ गाय तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तो पहचानेगा नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन छोटा बच्चा को मैं कहूँ तुम्हारे अंदर ईश्वर है, वो पहचान सकता है। तो सर्वत्र व्यापक है ईश्वर, लेकिन मनुष्य उसको समझ सकता है, समझने की शक्ति मनुष्य को दिया है ईश्वर ने। तो ये एक संदेश उन्होंने तब पहचाना जब कहा कि मैं अंग्रेजों के बलवान शक्ति से लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए शक्ति कहाँ से आई? अंदर की आध्यात्मिक शक्ति से आई। तो ये गांधी जी का ये आदर्श, और वो बोलते हैं सभी लोगों में है वो ईश्वर शक्ति, उसको जगाने की ज़रूरत है। तो सभी लोगों को प्रयास करने का है, मेरे भीतर जो ईश्वर शक्ति है उसको मैं जगाऊं। तो 1920 में लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ और देश खोद रहा था। तिलक चले गए हमारे नेता, अब कहाँ कौन नेता नेतृत्व दे सकता है? तो गांधी जी दिखाई पड़े, खास करके उनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भाषण हुआ था, वहाँ किंग राजा बैठा है और सब मंत्री सब बैठे हैं, और भारत के छोटे छोटे राजा सब बैठे हैं, उनको और सारा व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था किया है। क्योंकि जहाँ राजा आ जाए प्रभुत्व का, ब्रिटिश प्रभुत्व का मुखिया आ जाए, तो कितने सब इतना किया था। तो गांधी जी को बोले, और पहले गांधी जी का ये भाषण हुआ तो उसमें कहा, उसमें 2-3 बातें बोल दिया उन्होंने, एकदम कुछ लोग उठ के चले गए। क्योंकि गांधी जी बोल दिया, मैं देखता हूँ राजा बैठे हैं और सोने का और मोती का क्या पहने हुए हैं, कितना खर्चीला ड्रेस आपका, हिंदुस्तान गरीबों का देश है और आप ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के बैठे हैं। तो बहुत लोगों को लगा अरे बाबा ये क्या बोलने लग गए, तो बहुत लोग सभा त्याग कर दिया। और उसके साथ साथ ही बोले एनी प्रेजेंट अध्यक्षता कर रही थी, तो एनी प्रेजेंट गांधी जी कहते गांधी ऐसी बातें नहीं करना, ऐसे धीरे धीरे। तो गांधी जी छात्रों से पूछा, छात्र बड़ी भीड़ थी, क्या मैं बंद कर दूं? तो शोर मचाया, नहीं और बोलिए, और सुनना चाह रहे, और सुनना चाह रहे। उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे जनता के प्रतिनिधि बोलने जाने वाले यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए हम उनके साथ रहना है, और उनके खास करके जो गरीब हैं उन गरीबों की गरीबी हटाने का प्रयास करना चाहिए। अब भी कुछ ही दिन हुआ, 22 सितंबर को भारत में कई जगह से मनाया गया। 22 सितंबर 1821 में, क्योंकि अभी 1921 है, 1821 100 साल पहले गांधी जी मदुरई में घूम रहे थे, दक्षिण भारत के मदुरई, और राजन नाम के एक आदमी उनका अनुवाद कर रहे थे, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बोलते थे तो अनुवाद होता था। तो घूम के आए और राजन बोल के गए, गांधी जी कल सुबह के 10 बजे मीटिंग है। तो गांधी ने कहा अच्छी बात है, तैयार रहूँगे। तो सुबह आए, 10 बजे देखते हैं गांधी जी अपना लंगोट
ये जो आजकल हम देखते गांधी जी का चित्र, आधी धोती और आधा वस्त्र वो पहने थे कि गांधी जी मीटिंग के लिए समय हो गया, चलिए। मैं कहा चलो। अरे चलो, कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि पिछली शाम को जो मीटिंग हुई थी उसमें तो बड़ा साफा था, कुर्ता था और लंबी धोती थी, और आज देखो तो एक ज़रा सी धोती और ज़रा सा उपका वस्त्र। तो गांधी जी ने कहा आज से ये मेरा यूनिफॉर्म है, ये मेरा समवस्त्र है। तो एक हुआ नहीं, बराबर चिंतन कर रही थी। चंपारण में 1917 में गांधी जी गए और पूरी यात्रा की और जिले का, उसके बाद वो तो सब लंबी कहानी है कैसे उनको वहाँ सफलता मिली अहिंसा के माध्यम से पहली बार। तो एक घर में बैठे हैं गांधी जी, कस्तूरबा, दोनों गए और कस्तूरबा ने अंदर से आई एक महिला से बात किया। उसके बाद का घर में और कौन है? मैंने कहा मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैंने कहा उनको भी भेजो। तो एक आई उनकी बहन और उनसे बात हुई। कहा फिर माँ कहाँ भेजूँगी? जाकर माँ भेजा। तीनों साथ में हो ना? तो बोले तीनों साथ नहीं आ सकते हम लोग। क्यों? उन्होंने, वो बोलती है हमारे पास एक साड़ी है, पहले मेरी बहन आई वही साड़ी पहन के आई थी, फिर दूसरी बहन आई और तो माँ आई उसी साड़ी को पहन के आई। तो तब से गांधी जी के दिमाग में था ये है मेरा देश, महिलाओं को पूरा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तब से बराबर दिमाग में चिंतन चल रही थी। तो एक दिन रातों रात सोच के कपड़ा बदल दिया और लंगोटी क्या चर्चिल बोल रहे थे कि फ़कीर, आधा कपड़ा पहना हुआ के फ़कीर बोलते थे, वो हो गया। तो चंपारण में जब गांधी जी गए वहाँ की समस्या को देखे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में रहने का था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाहर चले गए थे। तो फिर वो रहे आचार्य जे.बी. कृपलानी के घर में रहे। वो मुजफ्फरपुर उसी क्षेत्र में है, वहीं से चंपारण जाने का रास्ता है। तो वो आचार्य कृपलानी के घर में रहे। आचार्य कृपलानी बड़े बुद्धिमान थे और थोड़ा क्या वो फक्कड़ भी थे। तो आचार्य कृपलानी गांधी जी पूछते हैं, गांधी जी आपकी बातें अनपढ़ लोग, गांव के लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो मैं कैसे मान लूँ? गांधी ने कहा बाबा क्या हो गया, प्रोफेसर हो तो क्या हो गया? मैं कहा प्रोफेसर हो तो क्या हो गया, मेरे पास किताब है इतिहास का। 2000 साल के इतिहास में किसी देश को अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली, सबको लड़ना पड़ा, चाहे वो ब्रिटेन में था, चाहे फ्रांस में था, अमेरिका में था। तो आप कहते हैं कि अहिंसा से भारत आज़ाद हो जाएगा, कैसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ? तब जो मार्के की बात गांधी जी की सरल भाषा में बोलते थे, बोले माय डियर प्रोफेसर, वाई डू यू थिंक द लास्ट चैप्टर इन हिस्ट्री इज ऑलरेडी रिटन? 2000 साल का इतिहास आपके पास है, लेकिन प्रोफेसर साहब आप ऐसे क्यों मान लेते हैं कि इतिहास का अंतिम अध्याय लिख दिया गया? जो आज तक नहीं हुआ उसको करना हम लोग, आज तक नहीं होना उसको करना ही तो इतिहास होता है, वही तो क्रांति होती है। तो सब कृपलानी जी को कहा कि आज तक नहीं हुआ वो काम करो। लेनिन गांधी जी से 6 साल के अंतर था उनकी उम्र। तो लेनिन कहते थे एक बार, इतिहास पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन इतिहास बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है बोले। तो इतिहास बनाने की बात गांधी जी ने कहा, जो आज तक नहीं हुआ वो करो, वही तो इतिहास है, वही तो क्रांति है करके। क्योंकि तब तक लोग मानते थे क्रांति का मतलब लोगों को मारना। बड़ी क्रांति हो गई, चाइना में 7 लाख लोगों को मार डाला तो बड़ी क्रांति हो गई। लेकिन अब नया अर्थ भारत देने लगा क्रांति को और दुनिया के लोग स्वीकार करने लगे। वो क्या है? क्रांति के लिए इंग्लिश में बोलते रेवोल्यूशन। तो गांधी ने कहा रिवैल्यूएशन इज रेवोल्यूशन, यानी क्रांति माने मारना पीटना नहीं, मूल्य परिवर्तन है क्रांति। अब चंबल घाटी में मारना चली रहा था, पुलिस डाकू को मारता था, डाकू पुलिस को मारता था, लेकिन गांधी विचार वहाँ पहुँचा। हम कुछ लोग 10-15 लोग पहुँचे और ये डकैतों को समझाया
भाई ये क्या बहादुरी है, बंदूक ले जाके किसी को मार देते हो। तो क्योंकि बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुलिस एकेडमी में आचार्य विनोबा को बुलाया था बोलने के। आचार्य विनोबा बोले जब जब एक एक हत्या होती है तब हत्या करने वाले को सजा देते, फांसी दे देते हैं। असल में फांसी किसको मिलना चाहिए? वो बंदूक को मिलना चाहिए। बंदूक नहीं होता तो हत्या नहीं होती, मारपीट थोड़ा हो जाए, लेकिन बंदूक के कारण ही हत्या होती है। अब हिंदुस्तान में एक बंदूक का कारखाना शुरू हो गया, मुझे अफसोस है क्योंकि बंदूक मारने का चीज़ है, लेकिन वो कभी जहरीला सांप को मारने के लिए नहीं बनाया बंदूक, या कोई शेर और वन्य प्राणियों को मारने के लिए, मनुष्य को मारने के लिए ही बंदूक बना हुआ है। तो बंदूक से मुक्ति मिलना चाहिए गांधी के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन अब अमेरिका में तो रोज होटल में जाता है, फट 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 करके 10 आदमी को मार देता है, पहचान भी नहीं देता। ऐसा सारा बंदूक के कारण है। तो बंदूक मुक्त भारत होना चाहिए समय में, बंदूक मुक्त दुनिया होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत मुश्किल का काम है सारा, लेकिन कल्पना सही है कि बंदूक के कारण दुनिया में बहुत अशांति बनी हुई है। तो जब लोकमान्य तिलक जाने के बाद गांधी जी को देश ने अपना नेतृत्व सिखाया क्या, तो गांधी जी ने कार्यक्रम बताया 1920 में, और मुख्य 4 कार्यक्रम बताया था। वो हम लोग याद करें। विचार तो बहुत लंबा छोड़ा, लेकिन कार्यक्रम बराबर साफ साफ बोले। 4 कार्यक्रम से शुरू हुआ, अब 18 हो गया। धर्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा ही नहीं होना चाहिए, एक कार्यक्रम। और दूसरा कार्यक्रम दिया कि भारत के सभी लोगों को कोई भूख नहीं होना चाहिए, भूख मुक्त भारत होना चाहिए। और भूख मुक्त दान धर्म से नहीं, लेकिन प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा होना। वो कैसे हो सकता है? ग्राम उद्योग से हो सकता है। गांव में छोटे छोटे उद्योग, कपड़े का उद्योग, जूते का उद्योग, तेल का उद्योग, साबुन का उद्योग गांव में हो तो इस सब गांव के लोगों को अपने ज़रूरतें पूरा करने की हो जाएगा। तो दूसरा कार्यक्रम था ऐसा गांव में उद्योग, माने ग्राम उद्योग। और तीसरा कार्यक्रम बहुत महत्व का ये है कि हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि आमदनी थोड़ी बनी है लोगों के, लेकिन थोड़ा आमदनी आया शराब में चला गया। तो गांधी जी को शराब से बहुत सख्त विरोध था। शराब, उसके बाद साथ साथ आजकल तो क्या ड्रग सेक आ गया, बस एकदम आदमी को भ्रष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। और तो इसीलिए नशा मुक्त भारत होना चाहिए, तीसरा कार्यक्रम दिया। और चौथा कार्यक्रम अब हम सबको सोचना चाहिएगा कि दुनिया में भारतीय होकर जाते हैं तो बहुत बड़ा गौरव मिलता है। मैं जापान गया, जर्मनी गया, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, रशिया गया, तो सिर्फ भारतीय है इसलिए इज्जत करते हैं लोग। लेकिन उसके साथ साथ बहुत एक फैला हुआ है अफवाह कि भारत में के लोग बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार है करके। तो हमको बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना होगा। मैं पैसा कमा लिया, इंग्लैंड पहुंच गया, लेकिन मेरा देश बदनाम हो गया। इसीलिए ये भ्रष्टाचार मूल से ख़त्म होना चाहिए। 4 बातें, एक तो हिंसा मुक्त भारत हो जाए, सभी धर्मों में आपसे मधुर संबंध हो। और 2 भारत में प्रत्येक हाथ को उद्योग मिले और ताकि उस पर वो स्वावलंबी हो सके। और तीसरा, नशा भारत को बहुत नुकसान कर रहा है, तो नशा मुक्त भारत हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। ऐसे गांधी जी के कार्यक्रम दिया, सिर्फ विचार मात्र नहीं, कार्यक्रम दिया है। तो हम सब लोग सोचे ऐसे गांधी जी के कार्यक्रम में हम कैसे जुड़ सकते हैं, कहाँ जुड़े। छोटे छोटे समूह बने और कहीं कहीं हुआ। यही विचार लेकर गांधी विचार के अनुसार भारत का निर्माण हो। मुश्किल बहुत है, लेकिन सुखी भारत होना है, सुखी दुनिया होना है,
तो भारत से महात्मा का एक बात, क्योंकि गांधी जी की बात बहुत पॉपुलर हुआ है, और वो है मदर अर्थ हैज एनफ वेल्थ टू सेटिस्फाई एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। भू माता के पास हर एक आदमी को अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए संपत्ति भरा हुआ है, लेकिन आदमी की दुराशा के लिए नहीं है करके आज वही देखते हैं। कुछ लोग बस अरबपति खरबपति हो गए और बहुत लोग अभी खाना भी नहीं खा पा रहे दोपहर। तो ये दोनों आखिर अभी मैं नक्सलेट क्षेत्र में गया था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ ये बोल के आया कि भाई तुम्हारा विचार हमारा विचार है कि भारत में कहीं देखो तो 5वां मंजिल में 6वां मंजिल में स्विमिंग पूल बनाया है, शुद्ध पानी तैरने के लिए बनाया है, और कितने गाँवों में आदमी को औरत को 5 मील जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो नक्सलाइट को क्यों गुस्सा ले आएगा, मुझे भी गुस्सा आता है इससे। लेकिन ये परिणाम क्या है, परिहार क्या है? नक्सलाइट को मैं बोलता हूँ कि गोली मार के आदमी को ख़त्म कर दिया, पुलिस को ख़त्म कर दिया, लेकिन इतने लोगों को मारे और खुद भी मरे। मरना और मारने से आप अपने जो उद्देश्य है बराबर हो जाए आर्थिक रूप से, वो उसके तरफ तो आप नहीं पहुंच रहे हैं इतने आदमी को मारने के बाद। इसीलिए आंदोलन चालू रखो, लेकिन मारना बंद करो, तब हम लोग भी साथ में हो जाएंगे। अब कब तक वो हो सकता मालूम नहीं, लेकिन अभी कुछ समझने लगे हैं वो नक्सलवादी भी भारत में। लेकिन बड़ा काम है नक्सलवाद पूरा शुरू ही नक्सलवाद नाम के नक्सल गांव है छोटा बंगाल में, वहाँ से शुरू हुआ ये। पर अभी उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए, हम क्रांति करेंगे लेकिन लोगों को मारेंगे नहीं। अभी तो मारना ही उनकी क्रांति हो गई, तो वो बदलेगा तो भारत में हिंसक मुक्त हो जाए, बहुत बड़ा काम है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े इस क्रांति से, अहिंसक क्रांति से, तब तो ये सफल हो सकता है और गांधी के दृष्टि का, गांधी का स्वप्न का भारत बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए नौजवानों को जोड़ता हूँ और देखता हूँ नौजवान ये सब विचार, गांधी विचार स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ विचार को अच्छी तरह से समझ सके और कुछ कार्यक्रम में वो जुड़ जाए, तब हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा इसका रिकॉर्ड करने का। और मैं किताब ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन घूमते घूमते जो सज्जन मिलते हैं वही मेरी किताब है, तो उसके माध्यम से जो विचार मेरे दिमाग में आता है इतना रखा हूँ। बहुत अच्छा आपने इसका रिकॉर्ड करने का सोचा, आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सबको। अब अपने विशिष्ट ज्ञान के लिए माननीय राज्य मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान से सादर अनुरोध है। नमस्कार। हर दिल अजीज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीडी कल्ला साहब आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, ब्रजेंद्र ओला जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, धर्मवीर जी, नगमा बानो जी एंड गायत्री राठौर जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और मनीष कुमार जी निदेशक शांति एवं अहिंसा निदेशालय, एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी गांधीवादी महानुभाव एवं अधिकारीगण। मेरा मानना है गांधी जी भारतीय संत परंपरा के सिद्ध आधुनिक अवधूत थे। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती आदि संत परंपरा के वो सिद्ध साधक रहे हैं, जिन्होंने करुणा, दया, ममता, सेवा और अहिंसा को साधना के द्वारा सिद्ध किया। उनकी साधना में चरित्रिक दृढ़ता ने पशु बल को हमेशा अहिंसा व प्रेम से उत्तर दिया। इन महापुरुषों की साधना की तुलना यदि गांधी जी की जावे तो ज्ञात होगा
कि इन महापुरुषों द्वारा साधना एकांतवास में की गई थी, जबकि गांधी जी द्वारा की गई साधना जन साधारण के बीच रहकर की गई थी। इसलिए गांधी जी उस संत परंपरा के न होते हुए भी आज सामान्य जन के बीच सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के साथ साथ वैश्विक चिंतन का केंद्र बिंदु बन पाए हैं। आज की परिस्थिति में जब आतंकवाद, साम्राज्यवाद, हिंसा और युद्ध का वातावरण, सांप्रदायिकता जैसी विसंगतियां दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिनसे मानवीय अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो रहा है, तब इन परिस्थितियों में गांधी जी के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, सुचिता पर चिंतन मनन आवश्यक है। अन्याय एवं अन्यायी के विरुद्ध प्रतिकार ही प्रतिज्ञा पद्धति परंपरा सनातन है। सभ्यता के विकास के साथ प्रतिकार के लिए विशेषता 4 पद्धतियों का अनुकरण किया गया है। पहली पद्धति प्रतिशोधात्मक सिद्धांत रिट्रीब्यूटिव थ्योरी पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल मिलना चाहिए, परिणामों की परवाह किए बगैर बुराई का बदला बुराई से लिया जाना चाहिए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। प्लेटो, अस्तु, सर जेम्स स्टीफन एवं ब्रैडले इसके समर्थक हैं। दूसरा है निरोधात्मक सिद्धांत प्रिवेंटिव थ्योरी। इसके अनुसार अपराध का निरावरण किया जाना चाहिए, इसे यथोचित दंड दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत प्रतिकार की एक सीमा रेखा तय करता है। और तीसरा है सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से पूर्णतः अनुप्रमाणित है। भारतीय मनीषियों ने इससे भी बड़ा एक सिद्धांत बताया। यह सिद्धांत है कि बुराई के बदले भलाई। यह बुद्ध का मार्ग है, ईसा का मार्ग है, गांधी का मार्ग है, और गांधी का यही मार्ग सत्याग्रह का मार्ग है। आज विश्व भर में सत्याग्रह और अहिंसा के सतत प्रयोग चल रहे हैं। गांधी जी की मान्यता के अनुसार उपवास सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, जो किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेता। मृत्यु उपरांत उपवास सत्याग्रही का अंतिम शस्त्र है, परंतु यदि उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप धारण करे तो यह सही नहीं है। गांधी जी के सिद्धांतों ने भारतीय जनमानस को जितना 20वीं सदी में आकर्षित किया था, आज की पीढ़ी भी उसका उतना ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पूज्य गांधी जी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रशासनिक लगते हैं जितने पिछली शताब्दी में थे। आवश्यकता इस बात की है कि आज की पीढ़ी को इन सिद्धांतों की चिंता धारण को आधुनिक परिवेश के साथ जोड़कर उन तक पहुंचने का हम सफल हो सकें। मैं पूर्ण आशा एवं विश्वास के साथ कहती हूँ, आज की यह परिशिष्ट व्याख्यान माला महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी की हत्या पर कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत अपने काल पर्यंत कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की है। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो वो आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। कोई कौम इतनी कृतज्ञ और खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती छलनी कर दे। ये तो बहुत ही नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता, और आप उस पर निर्लज्जा से ये इस कृत्य का अफसोस तक नहीं है। मैं सत्याग्रह के महामंत्रों का आत्मसात करने का आह्वान डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के शब्दों में करती हूँ। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महोदया। अब अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सादर आमंत्रित है। गांधी पथ और उसके परम अनुयायी और अनुपालक परम सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय श्रीमती जाहिदा जी राज्य मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग,
सम्मानीय कुमार प्रशांत जी, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली, कला और संस्कृति विभाग की प्रमुख सचिव माननीय श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, श्री ब्रजेंद्र जी ओला साहब, श्री धर्मवीर जी कटेवा, श्रीमती नगमा बानो, मनीष शर्मा जी और इस विषय से जुड़े हुए सभी जिलाधीश महोदय और सभी गांधीवादी विचारकों और उनके प्रसारक। आज महात्मा गांधी जी का निर्वाण दिवस है। पूरा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ उनको कोटि कोटि वंदन कर रहा है। अभी कुमार प्रशांत जी ने ठीक कहा कि आज का दिन प्रायश्चित का दिन है, आज का दिन संकल्प का दिन है। गांधी जी की सोच बहुत गहरी सोच थी। वे सत्यनिष्ठ, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के प्रवर्तक और उसके साथ साथ वे वैश्विक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे संसार भय मुक्त हो, संसार अहिंसा मुक्त हो, संसार भ्रष्टाचार से मुक्त हो, संसार शांतिवादी हो। और इन्हीं विचारों को उन्होंने अफ्रीका में रहते हुए, इंग्लैंड में रहते हुए और उसके बाद भारत में उन्होंने इन सब विचारों को आगे बढ़ाया। अहिंसा उनका एक अमोघ अस्त्र था, जिसके कारण कई बार आपने सुना होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना दाव, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे वे एक अहिंसावादी थे जिन्होंने अपने ही द्वारा चालू आंदोलन में, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, चोरा चोरी का जो आंदोलन हुआ उसमें हिंसा हो गई थी, तो उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया और पुनश्च उन्होंने अलग अलग जगहों पे अहिंसा के साथ आंदोलन को शुरू किया। उन्होंने कहा कि अहिंसा में समय लग सकता है, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, उनको झुकना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के निधन के कई वर्षों बाद संसार में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो अहिंसावादी आंदोलन सफल रहे हैं, और जहाँ हिंसा होती है वो विश्व के आंदोलन असफल हो रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और उसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि उसमें आए थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मंजूर किया। गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर, उसको अहिंसा दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मना रही है। तो आज का ये विषय जो विश्व के गांधी बहुत मौजूद है कि विश्व के गांधी कैसे, क्योंकि सारी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। सारे लोगों ने परमाणु बम, उद्जन बम, हाइड्रोजन बम बना रखे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी देश कभी भी क्रोध में आकर यदि इनका प्रयोग कर लेता है तो निश्चित रूप से सारी दुनिया जो है एक तरह से सभ्यता समाप्त हो सकती है, संस्कृतियां समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जी के दिए हुए सिद्धांत अहिंसा जो है उसको अपनाकर पूरे राष्ट्र जो है वो शांतिमय तरीके से रह सकती है। शांति से ही अहिंसा आती है और अहिंसा से शांति आती है, एक दूसरे के पूरक हैं। मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ कि गांधी जी ने जिस प्रकार बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो उससे उन्होंने ये प्रेरणा ली कि मैं हरिश्चंद्र जैसा क्यों नहीं बनूं, मुझे सत्यनिष्ठ होना चाहिए, और उन्होंने सत्य के अनेक प्रयोग किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार सत्य के प्रयोग की पुस्तक हमको सबको बंटवाते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक प्रयोग किए जो जीवन में सच्चाई के निकट थे और उससे उन्होंने काफ़ी सत्यता के निकट आकर के काम किया। उन्होंने जब भारत आने से पहले अफ्रीका में रहते हुए भी उन्होंने कई अलग अलग सोसाइटियों में ऑनरेरी वर्क किया, उनसे कोई भी प्रकार का उन्होंने ऑनरेरियम नहीं लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने परोपकार के कार्य किए। परोपकार के कार्यों को वो एक तरह से भगवत भक्ति मानते थे। उन्होंने कहा, और परोपकार करने पर उनका ऐसा सोच था
कि मैं किसी का उपकार करता हूं तो मेरे मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। इसीलिए उनको ये भजन प्रिय था, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आनी रे। यानी किसी का उपकार आपने कर दिया तो मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। ऐसे विचार महात्मा गांधी जी के थे। अभी सुब्बाराव जी को मैं सुन रहा था, सुब्बाराव जी ने बिल्कुल ठीक कहा। वे एक पैशुनम, संस्कृत में एक शब्द है जिसका मतलब मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे भले ही कोई अपना दुश्मन माने। अंग्रेज उनको अपना दुश्मन मानते थे कि गांधी जी जो है आज सबसे बड़े हमारे विरोधी हैं, लेकिन गांधी जी ने कभी उनको अपना दुश्मन नहीं माना। उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को और उनके शोषण की प्रवृत्ति को उन्होंने निश्चित रूप से उसका तिरस्कार किया। और तेरी गुलामी का भारत में जैसे अंग्रेजों की शासन प्रथा, इसी प्रकार आपके जो हमारे शासक थे, देसी शासक, उनसे संघर्ष किया। इसी प्रकार उन्होंने जागीरदार और जमींदारों से संघर्ष किया, लेकिन उनको अपना दुश्मन नहीं मानकर सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अहिंसा के माध्यम से उनसे लड़ाई लड़ी। और वास्तव में उन्होंने उनको अहिंसा के एक अमोघ अस्त्र से और सत्य के करीब रहकर उन्होंने उनको भगा दिया। उन्होंने गरीबी, अभी बहुत अच्छे उदाहरण दिए सुब्बाराव जी ने कि किस प्रकार उन्होंने भारत की गरीबी को नज़दीकी से देखा। पहले उन्होंने राजनीति में आने से, पदार्पण करने से पहले पूरे देश का भ्रमण किया। वहाँ के मेले, मगरिये, वहाँ के त्यौहार उन कैसे मनाए जाते हैं, लोग कैसे, लोगों की संस्कृति है, उसको नज़दीक से समझा। और समझने के बाद फिर उन्होंने जिस तरीके से प्रवेश किया राजनीति में, तो स्वयं एक संत की तरह आधे वस्त्र पहनकर पूरे देश में वे घूमे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में गरीबी है, लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और किस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है। एक किसान खेती करता है और खेती करने के बाद खेती पकती है तो 4-5 लोग आकर के उस खेती को ले जाते हैं, वो ठगा सा रह जाता है। इस प्रकार का शोषण उन्होंने देखा और शोषण का प्रतिकार के रूप में उन्होंने जो काम किया वो निश्चित रूप से उनको ऊंचाइयों पर ले जाता है। गांधी जी ने इसके साथ साथ ये भी क्रोध को भी जीता। गांधी जी के मन में कभी क्रोध नहीं आता था, वे क्रोध को जीते हुए थे, सत्य के करीब थे, और इसके साथ साथ उनको किसी भी प्रकार का लोभ, देखा होगा कि आज़ादी के बाद उन्होंने किसी भी प्रकार के पद को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी जो थे वे हमेशा पदों से दूर रहे और लोगों को नेतृत्व में आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। इसी प्रकार गांधी जी की एक खास शैली ये थी कि वे, यदि उसका कोई विरोधी भी होता था और वो किसी कारण से पद पर आ जाता था तो उसको भी सहयोग करते थे। उसका उदाहरण आता है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का। सुभाष चंद्र बोस एक बार चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, गांधी जी का कैंडिडेट दूसरा था, लेकिन इसके बावजूद जब सुभाष चंद्र बोस ने आकर के गांधी जी के सामने कहा कि मैं बापू के बिना कांग्रेस को नहीं चला सकता, तो बापू ने पूरा आशीर्वाद दिया और जैसे उनके स्वयं के कैंडिडेट होते थे उससे ज़्यादा सहयोग गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को दिया। तो आज आप देख रहे हैं कि एक विपरीत परिस्थिति हमारे देश में, जो लोग गांधी जी के हत्यारे थे उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। आज के दिन हमको संकल्प लेना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं इसका हम प्रतिकार करेंगे, ऐसे लोगों की खिलाफत करेंगे। और गांधी जी ने जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह का मार्ग, उपकार का मार्ग अपनाया, उसको हम दुनिया को देने वाले हैं। दुनिया हमसे सीख रही है अहिंसा का मार्ग, और हम लोग जो हैं हिंसावादी लोग हैं, हमारे देश में ऐसे लोगों को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है उसका हम प्रतिकार करेंगे। और ख़ास तौर से गांधी जी के जीवन चरित्र से, उनकी विशेषताओं को ग्रहण कर गांधीवादी तरीके से देश का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वो चाहते थे। वो पंचायती राज को मजबूत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं रहे, हर हाथ को काम मिले, खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन मिले, हर व्यक्ति स्वावलंबी बने। तो इन कामों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी जी ने जिस तरीके से ये कहा था कि 11 व्रतों का पालन करना चाहिए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, असत्य, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, परिश्रम, सर्वधर्म संभाव और स्वदेशी पर आधारित, इन 11 व्रतों को
बाद में विनोबा भावे ने एकादश व्रत के रूप में परिभाषित किया। वैश्विक शुद्धि के लिए आज इन्हीं व्रतों की नितांत आवश्यकता है। कहीं न कहीं हमें गांधी जी के पथ पर चलने का व्रत लेना होगा, तभी हम उनकी लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को साकार कर पाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले शांति एवं अहिंसा निदेशालय की परिकल्पना की और इसकी मात्र घोषणा ही नहीं की बल्कि इसकी स्थापना भी कर दी। और भाई मनीष शर्मा को इसका पहला डायरेक्टर बनाया है, जो बहुत रुचि के साथ काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर अहिंसा यात्राओं का, शांति यात्राओं का आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस शांति यात्रा में भाग लिया है उनका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग आज के दिन ये संकल्प लेंगे कि पूरे विश्व में अहिंसा, सत्यनिष्ठा का, अपरिग्रह का और परोपकार का जो बीड़ा गांधी जी ने उठाया था, उस बीड़े को उठाकर हम वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे मनीषियों ने की है, गांधी जी ने की है, उसको एक तरीके से पूरा का पूरा फील्ड में उतारेंगे और इसी भावना के साथ सारे विश्व की मैत्री के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। उद्बोधन की अंतिम कड़ी में गांधीवाद के प्रबल पोषक और गांधीवाद के नीति पुष्पित पल्लवित करने वाले गांधीवाद के ध्वजवाहक माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक सादर अनुरोध है। हमारे राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला जी, माननीय श्रीमती जायदा खान जी, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान कुमार प्रशांत जी, डी.आर. मेहता साहब, जी.एस. बापना जी, बी.एम. शर्मा जी, मनीष शर्मा जी, दिनेश यादव जी और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे साथी डॉक्टर गोपाल भारती जी, अजमेर, भावेंद्र सर जैन, गांधी अध्ययन केंद्र जोधपुर, धर्मवीर कटेवा साहब, गांधीवादी विचारक सवाई सिंह जी और डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी, निदेशक सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य तमाम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न ब्लॉकों में बैठे हुए तमाम हमारे गांधीवादी समन्वयक, जूनियरों में बैठे हुए तमाम हमारे साथी, श्रीमती नगमा बानो, जिला सभापति नगर परिषद जूनियरों और अन्य साथीगण। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भित जो आज विचार व्यक्त किए, वो एक संदेश है पूरे प्रदेश के और देश के युवाओं को। आज जरूरत इस बात की है कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, देश और दुनिया के सामने, वो एक सी है, वो है हिंसा के माहौल की, तनाव के माहौल की। और ये चिंता की वजह से होना चाहिए। अगर गांधी की मूर्ति लगाई गई है जूनियरों के अंदर, तो मैं वहाँ की सभापति महोदया को और तमाम धर्मवीर कटेवा जी को, तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मूर्ति के मायने ही होते हैं, कोई महापुरुष की लगती है या कोई शहीद की लगती है, तो उसके मायने की आने वाली पीढ़ियाँ ध्यान रखें कि मूर्ति किसकी लगी, क्यों लगी है। और उससे प्रेरणा लेकर के एक नौजवान भी अपने मन में संकल्प करता है और संकल्प के माध्यम से एक शक्ति प्राप्त करता है, कर गुजरने की तमन्ना पैदा करता है। और ये सिलसिला चलता है तो देश में शांति सद्भाव का माहौल बनता है।
ये परंपराएं पुरानी हैं मूर्ति की। बड़ी खुशी है कि सीकर में और झुंझुनू में भी हाल ही में मूर्तियां लगी, जिसका धर्मवीर कटेवा जी ने व्याख्यान दिया। विश्व के गांधी, मैं विभाग को, कल्ला जी को, जायदा जी को और मनीष शर्मा जी को, गायत्री को, तमाम साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मौजूद, आज बलिदान दिवस है गांधी जी का। इस बलिदान दिवस के मौके पर विश्व के गांधी विषय रख करके आज आपने इस विशिष्ट व्याख्यान का जो आयोजन किया है, और एक अवसर मिला है सबको कुमार प्रशांत जी के विचार सुनने का। और डॉक्टर सुब्बाराव जी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनका व्याख्यान भी सुना हमने। ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा, और ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मनाने का निर्णय किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसके पहले सत्याग्रह का तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, अभी कल्ला जी कह रहे थे कि पूरे विश्व के नेताओं को बुलाया विज्ञान भवन में, अधिवेशन हुआ, प्रस्ताव पास किया गया, और यूएन के अंदर मिस्टर आनंद शर्मा जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, उनको भेजा गया, फॉलोअप किया गया, और ऐसा माहौल बन गया यूएन के अंदर कि तमाम मुल्कों ने एक स्वर के अंदर सर्वसम्मति प्रस्ताव पास किया कि पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाएंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। विश्व के गांधी की बात जब की जाती है तो आप सोच सकते हैं कि अगर वैज्ञानिक आइंस्टाइन जैसे व्यक्तित्व के धनी कहे गांधी के व्यक्तित्व को सामने रख करके कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि इस दुनिया के अंदर गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का आदमी इस धरती पर चला है। इस एक विचार से समझ सकते हैं गांधी क्या है। उस जमाने में अगर आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी विश्वास भी नहीं कर पाएगी कोई मनुष्य पैदा भी हुआ हाड़ मांस का जो चला है धरती पर, इतना विराट व्यक्तित्व गांधी जी के विचारों के साथ में रहा। एक बहुत बड़ा खजाना है हमारे पास में गांधी जी के विचारों का, और नई पीढ़ी को चाहिए कि जो हालात है दुनिया में और देश में, प्रदेश में, तनाव का, अशांति का, अविश्वास का, हिंसा का, ये देश हित में नहीं है, देशवासियों के हित में नहीं है। युवा पीढ़ी पे भार है कल के भारत का। तो गांधी का आपको ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिसके माध्यम से आप सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, भी कल्ला जी बता रहे थे किस प्रकार से उनकी सोच थी। सत्य के प्रयोग जीवन भर उन्होंने किए, और ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ये बात उन्होंने कही। और गांधी को उस जमाने से मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला अगर अपनाते हैं, अपने वहाँ के चाहे रंग भेद की नीति हो, उसके खिलाफ में संघर्ष करने की बात हो, तो गांधी प्रेरणा लेके वो निकल पड़े और 27 साल तक जेल में बंद रहे हों। कल्पना कीजिए आप, किसे कहते हैं, पूरा जीवन जेल में बिताया हो। नेल्सन मंडेला ने, मार्टिन लूथर किंग ने किस प्रकार संघर्ष किया। ऐसे कितने मुल्क के लोग होंगे कि अपने अपने क्षेत्र में गांधी को याद करके आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं अहिंसा के रास्ते पर। तो एक लंबा इतिहास है, जितनी बातें करें उतनी कम है।
मुझे भी साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिला, गांधी जी के आश्रम को देख के आया, समझ के आया किस प्रकार गांधी की वहाँ पर लोगों में क्या उन्होंने इतिहास रच दिया वहाँ पर। वहाँ की जो शुरुआत हुई गांधी के जीवन में, और उसी अग्नि को लेके वो भारत आए, अहिंसा की अग्नि को लेके, और वहाँ भी उन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ में साउथ अफ्रीका में, और यहाँ आए और यहाँ पर आपने सुना मेरे पूर्व वक्ताओं से किस प्रकार से अहिंसा के रास्ते में चलते हुए, हिंसा जहाँ हुई नहीं उन्होंने अपना आंदोलन भी समाप्त कर दिया। ये बहुत साहसिक काम था उनका, और नैतिक साहस नहीं हो तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। अब मैं तो खाली इतना ही कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जिस रूप में हम आज बैठे हैं, मूर्ति का अनावरण हुआ है, विश्व के गांधी की बात की जा रही है, तो मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी को समझ नहीं आ सकता है। आज लोकतंत्र की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अब 75 साल हो गए आज़ादी को, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो पूरा सफर जो 75 साल का है, उस इतिहास को समझ नहीं आ सकता है। कैसे हम गुलाम थे, कैसे संघर्ष किया गया गांधी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता बने, और कितने बड़े बड़े और हस्तियाँ थी, गोपाल गंज गोखले, लोकमान्य तिलक, लंबी फहरिस्त है। ज्ञात व अज्ञात कितने लोग थे जो चले गए जिंदगी में, फांसी के फंदे पर चढ़े, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो। ये लड़ाई कोई मामूली नहीं थी, पर त्याग, कुर्बानी, बलिदान दिए गए। पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेलों में बंद रहे। आप सोच सकते हो कि उस जमाने के अंदर क्या गुलामी का माहौल था। हम जकड़े हुए थे गुलामी के अंदर। उस माहौल के अंदर देश को आज़ाद करवाने का संकल्प लेकर के अहिंसा के रास्ते पर उतर पड़े गांधी जी, जिसके बारे में आपने कई संस्मरण सुने होंगे, पढ़े होंगे। युवा पीढ़ी को चाहिए कि सत्य के रास्ते पर चलें। जो सत्य क्या कहता है, इतिहास में सत्यता की बातें क्या हैं। गुमराह करने वाले लोग तो बहुत आसान काम होता है। जातिवाद के नाम पर भड़काना बहुत आसान काम होता है। धर्म के नाम पे भड़काना बहुत ही आसान काम होता है। आग लगाना बहुत आसान काम होता है, पर आग को बुझाने में बहुत वक्त लगता है। आज जो माहौल बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, वो राष्ट्रवाद असली राष्ट्रवाद नहीं होता है। असली राष्ट्रवाद वो है कि हम अनेकता में एकता वाले मुल्क हैं, हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के साथ लेके चलें, उस चीज का भेदभाव नहीं हो, कोई छुआछूत नहीं हो, मानव मानव एक समान। ये तो एस एन सुब्बाराव जी अब हमारे बीच नहीं रहे, वरना जो उनके गीत सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभी भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे उनके गीत। मैं चाहूँगा कि आप में से जो नौजवान हैं वो उनके गीतों से प्रेरणा लें। एक ऐसा व्यक्तित्व चला गया और वो जयपुर में चले गया करके, क्योंकि मैं गया था उनसे मिलने के लिए बेंगलोर, जब बीमार थे वो अस्पताल के अंदर, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपको लेना आया हूँ। वो बात उनके जहन में रही, और जब जयपुर अभी आए तो तय करके आए होंगे, इसलिए मुझे लेटर लिखा, उन्होंने पत्र लिखा कि आपने मुझे कहा था कि मैं लेना आया हूँ, तो मैं आ गया हूँ। और वो यहाँ रहे, मैं 5-4 बार मिला उनसे। बापना जी घर पे रहे थे, अस्पताल भर्ती हुआ, मैं गया। आखिर वो अभी घर पे तो आते रहते थे, घर पे आते रहते थे। कहने का मतलब वो हमारे बीच में जयपुर में आके अंतिम सांस ली उन्होंने। भोलेनाथ जहाँ उनका आश्रम है, वहाँ भी हम दाह संस्कार में गए थे, वहाँ पर जहाँ डाकों का आत्मसमर्पण उन्होंने करवाया।
तो ये देश तो वसुदेव कुटुंबकम वाला देश है, जो हमारे प्राचीन काल से भावना हमारे देश की रही है। पूरा विश्व हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। अभिनव भावे ने कहा जय जगत, पूरे जगत की जय हो। जिस मुल्क में ये भावना हो, उस मुल्क में गांधी की भावना जब जुड़ती है तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर हमारे देश की अलग पहचान बनती है। हमारे देश का महान संस्कार, संस्कृति, परंपरा वाला मुल्क है और इसको संजोए रखना हमें, और गांधी के संदेश को हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, ये हमारी नई पीढ़ी को भी आगे आना पड़ेगा। वर्तमान पीढ़ी तो अनुभव रखती है, समझती भी है, समझ भी रही है, फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लोग भड़काने वाले कम नहीं हैं। तो वो तो एक जो भी, ये कोई मौका नहीं कि मैं उसके बारे में अपनी बात कहूँ। मेरे विचार तो आप जानते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, पर मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा, इस देश के हित में, देशवासियों के हित में, हम मानव मात्र के हित में हम किस प्रकार से गांधी के बताए रास्ते पे चलें। और गांधी का रास्ता ही प्रासंगिक हो गया, आज के वक्त में भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। दुनिया के मुल्कों में भी, देश के अंदर भी जो हालात हैं, उसमें गांधी मार्ग पे चल के ही शांति, सद्भाव, भाईचारा रह सकता है। और जहाँ शांति होगी वहाँ विकास होगा, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो। शांति के माहौल में विकास होते हैं। अशांति होती है, हिंसा होती है, वहाँ विकास ठप हो जाता है और उसकी मार पड़ती गरीब पर, गरीब पे मार पड़ती है। आज गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। कोरोना के बावजूद भी, कोरोना में जो कुछ भी हुआ है उसकी मार भी गरीब पे पड़ी है। जो आंकड़े आ रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके अनुसार गरीबी और ज़्यादा गरीबी होती जा रही है, गरीब होता जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होता गया है। ये स्थिति है। तो आज इस हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? भूखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, अविश्वास का माहौल है। उसका मुकाबला हमें करना मिल करके, ये भावना हम सबकी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो संगोष्ठी रखी गई है, उसके लिए मैं पुनः बी.डी. कल्ला साहब को, जावेदा जी को और मनीष शर्मा जी को, गायत्री जी को, तमाम साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसका आयोजन किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर जो हमने शुरुआत करी है गांधी म्यूजियम की राजस्थान के अंदर, और इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, संस्थान बना रहे हैं गांधी जी के नाम का, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा गांधी के विचारों को, क्योंकि प्रचार में हम लोग बहुत कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी रूप में हम लोगों ने बजट में घोषणा करी थी और उसी रूप में काम चल रहे हैं। और शानदार गांधी म्यूजियम बनेगा और गांधी जी के नाम से संस्थान खड़ी होगी, जिसमें हमारे नौजवानों को पढ़ने का, समझने का, प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मनीष शर्मा जी से अनुरोध है धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूं कि आपने आज शहीद दिवस के अवसर पर जो जन कर्फ्यू लगा हुआ था उसको हटाया, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, कि शानदार कार्यक्रम शांति मार्च का गांधी जी के संदेश के साथ आयोजन हुआ। और 23 तारीख को जो आपने चिंता व्यक्त की थी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, कि युवाओं को महापुरुषों के संदेश के साथ साथ आने वाले कोरोना का भी मुकाबला करना है नई पीढ़ी को,
तो हमने आज जो शांति मार्च निकाला उसमें महापुरुषों के संदेश के साथ साथ कोरोना का जन जागरण अभियान भी हमने उसमें शामिल किया। इसके लिए मैं सभी जिला स्तर पर जो हमारे समन्वयक हैं, युवा समन्वयक हैं, ब्लॉक स्तर पर जो समन्वयक हैं, युवा समन्वयक हैं और जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदरणीय बी डी कल्ला साहब, आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है। विभाग और शांति और अहिंसा निदेशालय समय समय पर आपके मार्गदर्शन में ऐतिहासिक कार्यक्रम करता है। आज आपने अपना समय दिया, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। मैं इसी क्रम में जाहिदा खान जी का और विजेंद्र ओला साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय अपना प्रदान किया। हमारे विभाग की सचिव गायत्री राठौड़ मैडम का भी हम विशेष रूप से आभारी हैं। कम समय में भी हमारे हर प्रयास को सफल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आदरणीय श्री कुमार प्रशांत साहब, श्री डी.आर. मेहता साहब, श्री जी.एस. बापना साहब, श्री बी.एम. शर्मा साहब और सभी लोग जो आज इस विषय से जुड़े हुए हैं, सबका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है। और मुझे ये कहते हुए आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके मार्गदर्शन और सहयोग से पिछले 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार राजस्थान को गांधी में बनाने का जो प्रयास है वो सफल हो पाया है। और भविष्य में भी आप लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। और इसी क्रम में मैं आज जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ विभाग की ओर से। धन्यवाद। Your meeting has ended.